वैभव जी, आपने कहा कि भाई वक्त और काल को देख करके परिस्थितियों को देख करके फैसले लिए जाते हैं। ये क्या बदला कि पिछले 8-9 सालों में आप लोगों ने डिमांड नहीं की, विपक्ष डिमांड नहीं करा था जातिगत जनगणना की, उसके आधार पर गणना होने की, लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? ऐसा है कुंदन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे बिना इंटरप्ट हुए कुछ समय दे, बात पूरी हो जाने दीजिए। जो सवाल करेंगे मैं पुनः जवाब। ऐसा है, देखिए, जब जिस चीज की डिमांड होती है तभी उस पर बात होती है, उस पर चर्चा होती है। अब जातीय जनगणना की बात क्यों उठी? इसलिए कि जातीय जनगणना में ये आकलन तो हो कि पिछड़े, दलित, गरीब लोग हैं कितने। इसीलिए हमारी सरकार ने, भाजपा के जो विधायक जी हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण भी हम नहीं कराए, तो पूरा वक्त मैं नहीं दे पाए, लेकिन ये खबर सुनकर के कंफर्म तारीख और वक्त सुनकर के अच्छा लगा। वैभव जी, नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा कि इस अहंकारी सरकार को, कहते हैं जब धरती लगी फटने तो खैरात लगी बटने और बुद्धि भी आने लगी, तो ये धरती फट रही है। नहीं, यही अहंकारी सरकार ने भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने कब किया? 24 में, जबकि कोई व्यक्ति अपने घर, छोटे से भवन का भी निर्माण नहीं करता है। उस समय, हरिसेन के समय सर्वथा वर्जित है। उस समय पे इस सरकार का अहंकार चरम पे था और इसने उस समय पे भूमि पूजन करवा दिया, शिलान्यास करवा दिया। तो कम से कम एक तो ये है कि नहीं, जब रामलला विराजमान होंगे उस समय ग्रह, नक्षत्र और तिथियों का बड़ा ख्याल रखा गया है, मतलब सद्बुद्धि आई है। लेकिन भगवान तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो संतानें हैं, गरीब लोग, गरीब जनता को दरिद्र नारायण कहते हैं, उनमें भी नारायण का वास होता है। उनको छोड़कर तुम मात्र अडानी अंबानी के लिए काम नहीं, सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। राजेश चौधरी, त्रिपाठी जी, बहुत वक्त दे दिया मैंने आपको, बाकियों को बोलने का मौका दे। राजेश चौधरी जी, अब ये तारीख और वक्त मुकर्रर हो गया है और वैभव त्रिपाठी जो कह रहे हैं उसका भी जवाब जल्दी से सर। देखिए, मैं भी बहुत रोमांचित हो रहा हूँ तारीख सुन करके, और मेरे जीवन का मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा पल होगा और हर भारतीय का जीवन में ये बहुत सुअवसर होगा। 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी उस पर हमने विजय प्राप्त की। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये वही लोग हैं जो पी पी करके हम लोगों को गाली देते थे, कहते थे, हम लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता रहे हैं, मंदिर भी बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बता रहे हैं, तब इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि सनातन मजबूत हो। ये नहीं चाहते कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया के अंदर और ताकतवर के रूप में उभरे। और मैं जवाब दे रहा हूं कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र को, आप कल्पना कर सकते थे कि भारत के संविधान से धारा 370 को ऐसे रिमूव कर देंगे जैसे कभी होती नहीं थी? कश्मीर के अंदर इस प्रकार से शांति हो जाएगी। कश्मीर के भाई इस तरह से आज हमारे यहाँ आते हैं, हमें यहाँ घूमने जाते हैं, तो ऐसा लगता है ये तो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं। इन्होंने ही, जवाहरलाल नेहरू ने जो दीवार खड़ी की थी भारत और कश्मीर के बीच में, उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गिराने का काम किया है। भोले बाबा की नगरी काशी में किस प्रकार से भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, कोई नहीं कल्पना कर सकता था साहब। आज वहां जाते हैं तो हर हिंदू का सर गर्व से ऊपर हो जाता है। अब महाकाल की नगरी जाएंगे, उज्जैन, वहां देखेंगे तो और आपको गर्व महसूस होगा। सोमनाथ जाएंगे तो और गर्व महसूस होगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो देश है, हमारी दुनिया के अंदर जो पहचान है, उस नहीं, राजेश चौधरी साहब, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। राजेश चौधरी साहब, मैं, राजेश जी, ये सरकार कर रही है। नहीं, राजेश जी, धर्म के लिए तो आपने बहुत काम कर दिया, लेकिन विपक्ष को आपत्ति है कि आपने जातिगत आधार पर कुछ काम नहीं किया, जातियों के लिए आपने कुछ काम नहीं किया। इसीलिए वो चाहते हैं कि भाई जातिगत आधार पर गणना हो, ताकि जातियों के आधार पर भी आप भी काम कुछ करिए, कर सकें। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का शासन भी हमने देखा था, यूपीए का, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में रोज घोटाले होते थे। लिस्ट लेके बैठ जाऊंगा तो आपकी डिबेट समाप्त हो जाएगी, अगली डिबेट भी हो जाएगी, इनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। आज 9.5 साल के शासनकाल में कोई दाग लगाने वाला नहीं है। सरकार के ऊपर ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है और जिस तरह से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से गरीब का कल्याण हो रहा है,
आज गरीब के घर में सिलेंडर पहुंचा है, आज गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल रहा है, आज गरीब को फ्री में राशन मिल रहा है, गरीब को स्वाभिमान और सम्मान के साथ गाँव में और शहर में जीने का मौका मिल रहा है। इसीलिए इनका अस्तित्व तो खतरे में है, ये समाप्त होंगे, 2024 में इनका सफाया हो जाएगा। भुवन जोशी साहब, मैंने जो सवाल पूछा, मैंने लगता है गलत व्यक्ति से पूछा, राजेश चौधरी से नहीं पूछना चाहिए, तो भुवन जोशी से पूछना चाहिए था। धर्म के लिए तो बीजेपी और राजेश चौधरी भी कह रहे बहुत काम किया, धार्मिक स्थलों के लिए काम किया, लेकिन जातिगत आधार पर क्या बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? क्या पिछड़े, अति पिछड़े, बाकी अब जो जाति हैं, जातिगत आधार के पर कोई विकास नहीं किया क्या बीजेपी ने? इसलिए आप लोग डिमांड कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की धुर विरोधी है। अगर जाति जनगणना का विरोध पूरे देश में किसी ने करा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने करा है, क्योंकि ये जो पार्टी है ये सामंतवादी पार्टी है। ये कभी नहीं चाहते कि वो जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो ऐसी समाज है, वो आगे निकल के आए। इनका जो दृष्टिकोण रहता है शुरू से वो ये रहता है कि कैसे ये लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़के कभी आगे ना आ जाए। जाति जनगणना की मांग पर इनको साफ सूझ जाता है। आप देखिए, कोई नेता इनका बोलता नहीं है। निश्चित तौर पे ये कुछ भी पिछ पे करना काम करे, हम लोग उस अंतिम खड़े व्यक्ति को जस्टिफाई दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। और निश्चित तौर पर विकास की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, हम बताना चाहते हैं 5.5 साल माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को फीता काटते हुए करा। इकाना स्टेडियम में आपकी शपथ हुई, कल देखिए जेपी नारायण के संस्थान में क्या काम होने का काम करा। आपको उन महापुरुषों को याद नहीं करने दे रहे। ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा है? माननीय अखिलेश यादव जी ने कल उसको फाड़ कर उत्तर प्रदेश में उन महापुरुषों के रास्ते पे चलने का जो संदेश दिया है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। लेकिन जोशी साहब, केशव मौर्य कह रहे हैं कि भाई जेपी जिनको जाना जाता है कांग्रेस के इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई के लिए, आंदोलन के लिए, उनके लिए आप इस तरीके से गेट फांद करके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से गोद में आप जाकर के बैठे हैं, तो आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है जेपी के लिए इस तरीके से जयंती बनाने का? केशव मौर्य जी के बारे में मैं इतना जरूर जानता हूं कि उनको वहां की जनता ने पैदल करने का काम करा। जो बैकडोर के नेता हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में चर्चा भी ना करें। और एक आपके उप मुख्यमंत्री जी ने कल और बयान दिया जो आप बताना भूल गए। मैं उनको बता रहे थे कि उछल कूद की प्रतियोगिता में माननीय अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए और वहां पर प्रतियोगिता जीत के स्वर्ण लाना चाहिए। मैं कह रहा हूं उछल कूद का तो आपका इतिहास है पाठक जी। कैसे कांग्रेस से उछल के आप बसपा में गए और कैसे बसपा से उछल के आप भाजपा में आए। उछल कूद में तो आपका तो गोल्ड मेडल फाइनल है, आप लेते क्यों नहीं उस गोल्ड मेडल को? जोशी साहब, उछल कूद वाले नेता आपके यहाँ भी बहुत सारे हैं। नहीं, इनका तो पाठक जी का तो इतिहास है। आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है कुंदन जी। नहीं ठीक है, वो तो पता है, लेकिन आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को पानी पी करके भी गाली देते रहते हैं, वो समर्थक हैं। देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं कुंदन जी, आपको पता है हमारे यहाँ एक ही नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। बाकी सब कार्यकर्ता है, लोकतांत्रिक पार्टी अपने विचार रखे, लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है वो सबके सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करने का काम करते हैं। नहीं जोशी साहब, अच्छी बात है, आप कहते हैं कि हमारे पार्टी में एक ही नेता है, लेकिन बीजेपी कहती है कि आपकी पार्टी में एक ही परिवार है। संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप श्रीवास्तव साहब, इस लड़ाई को किस तौर पर देखिए? तारीख भी आ गई है राम मंदिर की, तो मैं राम मंदिर से लेकर के मैं सवाल लेना चाहता हूं आपसे कि राम मंदिर जब बन जाएगा, प्रधानमंत्री जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो इसका फायदा किसे मिलेगा? धर्म वालों को फायदा मिलेगा या फिर जाति वालों को फायदा मिलेगा? कुंदन जी, ये नहीं एकदम साफ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हर भारतीय के मन और तन में बसते हैं, तो वो मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। मुझे नहीं लगता कि वो जाति, धर्म और उससे हट कर आप इसको ले सकते हैं। और देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आप महाकाल की बात कर लीजिए, कि वहां की सोमनाथ की बात कर लीजिए। पर्यटन के आने से आप देखिए बनारस की क्या स्थिति हुई है, अयोध्या किस तरीके से विकसित कर रहा है, और महाकाल के आप देखिए उज्जैन में क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि शायद देखिए, पर्यटन से अगर आप बढ़ावा देते हैं तो आपके पास पूरे विश्व के लोग आते हैं और आपकी संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक अपना खेल दिया है। अब इसके बाद इंडिया का जो अलायंस है, पीडीए जो पासा अखिलेश यादव ने फेंका है,
उस पीडीए का अलायंस जो है वो कैसे 24 में इस नरेंद्र मोदी और योगी जी को रोक पाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। जिस बात को हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उस बात को चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, लेकिन क्रेडिट तो आम जनता को यही लगता है कि इसका प्रयास अगर किसी ने किया था तो एक पर्टिकुलर पार्टी ने किया था, जिसकी वजह से ये बनने जा रहा है और अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो मुझे लगता है कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस प्राण प्रतिष्ठा को मुझे लगता है कि धर्म और सनातन की जीत के तौर पर देखेगा। और आने वाला समय जो है वो अयोध्या को विश्व स्तर पे कितनी ऊंचाई प्रदान करेगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद उसकी जो स्थिति हुई है, आप ये इसकी कल्पना नहीं कर सकते कुंदन जी। तो मुझे लगता है कि शायद पीडीए का जो फासा अखिलेश यादव ने फेंका है वो कितना सार्थक होता है, और उस पीडीए अलायंस में बाकी जो उनके घटक दल हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं, क्या उत्तर भारत के जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहां पे पीडीए अलायंस अपना काम कर सकता है क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अप्लाई करेंगे? इस मामले को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण जो मास्टर स्ट्रोक पीडीए या फिर जातिगत जनगणना जो है वो सनातन के आगे कितना टिक पाता है, धर्म के आधारित जो राजनीति के आरोप लगते हैं उसके सामने कितना टिक पाता है, ये देखना होगा। बेहद दिलचस्प होगा। चुनाव के नतीजे बताएंगे। बेहद